नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं। मैंने अपने प्रधानमंत्री को पिछले 9 सालों में इतना परेशान, इतना बौखलाया हुआ, इतना गुस्से वाला कभी देखा नहीं। क्या मालूम है इसका कि 5 राज्यों के जो रुझान हैं, प्रधानमंत्री जी के पास तो बहुत ताकत होती है, आईबी होती है, इंटेलिजेंस होता है, संघ होता है, पार्टी का फोरम होता है। पता चल जाता है आमतौर पर कि माजरा क्या है, नजारा क्या है, तापमान क्या है। तो मैं क्या मानूं कि प्रधानमंत्री की जो गुस्सा है, जो बौखलाहट है, वो क्या इसलिए है कि उनको पता चल गया है कि 5 राज्य हाथ से जा रहे हैं। और मैं क्या मानूं कि प्रधानमंत्री जी को ये लग गया है कि ये 2014 नहीं है, जब वो भगवान विष्णु का अवतार थे। लोग उनको कहते थे कि ये तो भगवान विष्णु का अवतार हैं। मुझसे एक सीनियर पीसीएस अफसर से मेरी बहस हो गई। मुझसे बोला कि आपको कैसे कह सकते हैं वो तो भगवान विष्णु का अवतार हैं। और यूपी के डीजीपी रहे, मेरे मित्र थे वो मुझसे कहने लगे आप बड़ा गलत करते हो, आप उनके खिलाफ कुछ भी बात कहते हो, वो साक्षात विष्णु जी का अवतार है। ये कहते थे, धारणा थी। 2019 में पुलवामा की आंधी थी, राष्ट्रवाद था। प्रधानमंत्री जी बड़े कूल कूल चुनाव लड़ते थे, कभी इतना बौखलाते नहीं थे। लेकिन अब क्या हो गया? ये तो राज्यों के चुनाव हैं। प्रधानमंत्री जी चुनावी सभाओं में जाते हैं और आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई देश का प्रधानमंत्री, उसकी भाषा ऐसी हो सकती है कि वो जनता से हिंसा की बात करे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस तरह बटन दबाओ, पूरी भीड़ को आह्वान करते हैं कि इस तरह बटन दबाना कि सामने वाले को फांसी हो जाए। देश का प्रधानमंत्री के जल्लाद की भूमिका में आ गया है। आप विकास की बात करते करते जल्लाद की भूमिका में आके लोगों को आह्वान कर रहे हैं हिंसा का, कि बटन ऐसे दबाना कि सामने वाले को फांसी हो जाए। ये तो बड़ा खराब है, अशोभनीय है। हमने नेताओं को गिरते हुए देखा है, बहुत देखा है, नेताओं का चरित्र गिरते हुए देखा है। लेकिन नेताओं की भाषा, वो भी प्रधानमंत्री की भाषा, ऐसी हो जाएगी, ये हमने कभी सोचा नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था। इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री हुए, देवी इंदिरा। कभी आपने इंदिरा गांधी के ऊपर जो उनकी सबसे बड़ी आलोचक थी, वो भी आलोचना करते थे, कभी आपने एक मर्यादा के परे जाके अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह से एक शब्द नहीं सुना होगा। इंदिरा जी को छोड़ दीजिए, किसी विपक्ष के नेता के लिए नहीं सुनना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी इतने बौखलाए हुए हैं, इतने हताश हैं, इतने गुस्से में हैं, कह रहे हैं मूर्खों का सरदार, राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या ये भाषा देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ के आबादी का नेतृत्व है उनके हाथ में, पूरी दुनिया देखती है भारत की तरफ, क्या ये भाषा शोभा देती है? और क्या ये शोभा देती है कि प्रधानमंत्री जी सारे नियम, कायदे, नैतिकता सबको उठा के ताक पे रखते हैं और चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदरों की तरह आंखें बंद करके बैठ जाए? तो अब किससे अपेक्षा करेंगे? क्या देश के आम आदमी से अपेक्षा करेंगे कि वो विद्रोह करे, या फिर देश के सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाह भर के देखेंगे, चंद्रचूड़ साहब की तरफ देखेंगे कि ये हो क्या रहा है देश में? ये लोकतंत्र का मखौल उड़ रहा है। मैं आगे बताऊंगा उन सब बातों को। तो क्या हम चंद्रचूड़ साहब की तरफ देखेंगे कि आप खुद स्वतः संज्ञान लीजिए? जब चुनाव आयोग गूंगे बहरों की तरह बैठ गया है, इस देश में कुछ कर नहीं रहा, तो आप स्वतः संज्ञान लीजिए, इन चुनाव को रद्द करिए। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताता हूं कि हर चुनाव को कराने के लिए एक एक नियम है, एक कायदे हैं, कानून है। आप चुनाव के बीच में कोई घोषणा नहीं कर सकते, आप चुनाव में धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यहां तो सारी नैतिकता मानो तोड़ने के लिए बनी है। प्रधानमंत्री जी को पता था कि वो छत्तीसगढ़ में ये ऐलान नहीं कर सकते, पड़ोस के राज्य में जाते हैं, वहां आदिवासियों के लिए ऐलान कर देते हैं हजारों करोड़ का। पता है कि बात छत्तीसगढ़ तक जा पहुंचेगी, किसानों के खातों में सीधी सीधी राशि इसी दौर में पहुंच जाती है जब चुनाव चल रहे होते हैं। ये नियम है कि कोई भी सहायता, कोई भी राशि, कोई भी विकास कार्यों की शुरुआत नहीं हो सकती, ना उसकी सेकंड किस्त जारी होती है विकास कार्यों की, अगर चुनाव चल रहे होते हैं। ये विधायक, सांसदों के लिए नियम है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर इन नियमों को तोड़ने पे आमादा हो जाएगा,
अगर देश के प्रधानमंत्री कह देंगे मैं तुम्हारा नियम नहीं मानता तो कौन मानेगा? चुनाव आयोग की हैसियत नहीं बची है कि वो प्रधानमंत्री के लिए एक टीका टिप्पणी कर दें। प्रधानमंत्री की भाषा कितनी जहरीली हो, कितनी गंदी हो, कितनी नैतिकता से परे जाके हो, लेकिन चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री जी से पूछ लें कि ये चुनाव के नियमों का उल्लंघन है। तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? इस देश में अगर प्रधानमंत्री ही कानून की अवहेलना करने लगे, इस देश में अगर प्रधानमंत्री संविधान को ना माने, तो फिर कौन मानेगा? सारी आशाएं, सारी उम्मीदें फिर सुप्रीम कोर्ट पर जाकर टिकती हैं, चंद्रचूड़ साहब पर जाकर टिकती हैं कि वो पूछे तो चुनाव आयोग से कि प्रधानमंत्री जी ने बीच चुनाव में झारखंड में आदिवासियों के लिए ये सुविधाएं, ये करोड़ों रुपए की राशि, इसका ऐलान क्यों किया? वो पूछे तो ये किसानों की जो मदद वाली राशि है, ये बीच चुनाव में क्यों डाली गई? कौन पूछेगा उनके अलावा? तो मैं क्या उम्मीद करूं कि सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान लेगा? सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देशित करेगा कि इन राज्यों के चुनाव रोकिए आप। अगर देश के प्रधानमंत्री इस बात पर तुल जाएंगे कि मैं नहीं जाओ, मैं नहीं मानता नियम, मैं नहीं मानता कायदे, मुझे जो मन में होगा वो करूंगा, और चुनाव आयोग की हैसियत नहीं है, तो फिर क्या होगा? देश में कहा संवैधानिक संकट पैदा होगा तो उसका समाधान क्या है? उसे तमाम मित्र मुझसे सवाल से पूछ रहे हैं कि इसका रास्ता क्या है। अगर प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा कि क्या किया जाए? कर्नाटक में भी तो ऐसी अवहेलना की थी। चुनाव आयोग के नियम है कि आप कभी भी किसी भी रूप में धार्मिक स्थलों का, प्रतीक का, चुनाव का कोई बात नहीं करेंगे चुनाव के दौरान। कर्नाटक में इन निर्देशों को ताक पर रखा प्रधानमंत्री जी ने। मोहल्ले मोहल्ले, गली गली घूमकर कहा कि बजरंग बली के नाम पर वोट करना, जाओ तो बजरंग बली का नाम लेना, फिर वोट करना। प्रधानमंत्री जी ये कहना भूल गए कि जाओ बजरंग बली के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करना। कर्नाटक के लोग निकले घर से, जय बजरंग बली का नारा भी लगाया, लेकिन कांग्रेस को वोट कराए। अब प्रधानमंत्री जी को अब याद आया कि अब किसे धर्म का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। मैं मध्य प्रदेश गया, मैंने वहां सड़कों पर होर्डिंग लगे देखे। अयोध्या में बन रहा है फिर श्री राम का मंदिर, भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया श्री राम का मंदिर, आगे भी हम इस तरह मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। ये होर्डिंग लगे हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल में, इंदौर में। प्रधानमंत्री जी की और बाकी पार्टी के नेताओं की फोटो लगी है। देश के गृह मंत्री ऐलान कर रहे हैं कि अगर यहां सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, तो यहां के लोगों को हम अयोध्या में दर्शन कराएंगे, मुफ्त में रामलला के दर्शन कराएंगे। ये धार्मिक चीजों का इस्तेमाल नहीं है तो क्या है? संजय राउत ने पूछा है कि आप मध्य प्रदेश के लोगों का दर्शन कराएंगे, बाकी लोगों को क्या कराएंगे? बाकी लोग दर्शन नहीं कर सकते क्या? भगवान राम तो सबके हैं, लेकिन चुनाव में क्या काम? भगवान आस्था का केंद्र है, भगवान राम हमारे दिल में रहते हैं। चुनावी मंच में क्या प्रधानमंत्री को यह शोभा देता है कि वो ये कहे कि जो बटन ऐसे दबाना जैसे तुम्हें लगे तुम उनको फांसी पर चढ़ा रहे हो? ये मानसिकता है हिटलर की, यह मानसिकता है तानाशाह की। एक तानाशाह ये भाषा बोल सकता है कि बटन ऐसे दबाना कि विपक्ष को फांसी लग जाए। इस देश में गनीमत है कि जो आवाजें अभी बोल रही हैं उनको फांसी देने का अधिकार अभी तक प्रधानमंत्री जी को मिला नहीं है। चाहे कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, अगर ये अधिकार मिल जाता तो शायद प्रधानमंत्री जी फांसी पर कई पत्रकारों को अब तक चढ़ा चुके होते। ईश्वरी कृपा है ये अधिकार उनको अभी तक मिला नहीं है। तो क्या किया जाए? लोकतंत्र की बलिवेदी पर क्या ऐसे ही बलिदान देने के लिए तैयार हुआ जाए? क्या मान लिया जाए कि इस सिस्टम में कुछ ठीक नहीं होगा, या फिर ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं? यह मान लिया जाए कि 2024 की सत्ता को जो संकट मंडरा रहा है उसने प्रधानमंत्री जी को बेचैन कर दिया है, परेशानी में डाल दिया। अब ये बात तो मैं जायज है, ये बात मैं मान सकता हूं। मैं ही अगर देश का प्रधानमंत्री होता और मुझे ये अंदेशा भी होता कि 2024 से मेरी सरकार जा रही है, तो जैसा प्रधानमंत्री जी के साथ हो रहा है सब मेरे साथ भी होता। मुझे भी रातों को नींद नहीं आती, मैं भी तरह तरह के तमाशे करता, बच्चों को बुलाता, सिक्का यहाँ पे लगाता और सिक्के को यूं करता, सिक्का गिर पड़ता, फिर ताली बजाता। चुनावों के बीच में ये सब, और कांग्रेस तो बिल्कुल ताड़े बैठी रहती है, प्रधानमंत्री जी कुछ करें उसको मजाक उड़ाना है। सिक्का गिरा, कांग्रेस ने ट्यून किया कि बच्चे की तरफ से कि ये सिक्का क्यों गिर रहा है, और प्रधानमंत्री जी की तरफ से लिखा कि ऐसे ही तो देश का रुपया गिर रहा है, ऐसी तो देश की मर्यादा गिर रही है, ऐसी तो देश का लोकतंत्र गिर रहा है।
कांग्रेसी किसी कीमत पर बाज नहीं आते। प्रधानमंत्री जी के सामने कम परेशानियां नहीं है। इन 5 राज्यों की हार के संदेशे 2024 तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि ये 2014 नहीं है, ये 2019 नहीं है, जहां पे आपका विराट स्वरूप हो, जहां पे आप भगवान विष्णु के अवतार हो। ये 2024 का चुनाव होगा इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद। और इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद जब 2024 का चुनाव होगा तो देश के सामने बहुत बड़े बड़े सवाल सामने होंगे। सवाल होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में वो जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ। कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। देश को उन्होंने अग्निवीर दे दिया, नौजवान भटक रहे हैं, कुछ नौजवानों ने आत्महत्या तक कर ली। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी पकौड़े तलने के कारोबार को भी रोजगार देना मान चले हैं। सबसे कहा गया था कि 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी, लेकिन यहाँ आज करोड़ों भारतीय आज सड़क पर सोने को बेवश हैं। रुपया लगातार गिर रहा है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की कल मैंने एक घटना ट्वीट करी थी। उत्तर प्रदेश में एक जिले के डीएम है, महाराजगंज के हैं शायद, अनुनय झा। उन्होंने 10 किसानों को जेल भेज दिया, पराली जला रहे थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसरों को ये सुनिश्चित करना होगा पराली ना चले, लेकिन क्या किसानों को जेल भेजना विकल्प है? भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य है ये। किसानों को समझाया जा सकता था, किसान परेशान है, उनकी बात सुनी जा सकती थी। देश के किसी पूंजीपति को, किसी उद्योगपति पर जिसकी चिमनियों में प्रदूषण के धुआं निकलते हैं, जिनके बड़े बड़े घराने चलते हैं, क्या कभी किसी को इस तरह जेल भेजा गया? ये महाराष्ट्र के हालात हों, उत्तर प्रदेश के हों या किसी और राज्य के हों, किसान हाशिए पर है, किसान परेशान है। इस देश ने वो किसान आंदोलन देखा है जहां 800-900 किसान मर गए, उनकी किसी ने पूछने वाला नहीं था। इस देश का नौजवान परेशान है, इस देश का किसान परेशान है, मध्यम वर्ग की तो मानो कमर टूट गई है। महंगाई ने उसका सारा बजट बिगाड़ दिया है। उसको अपने परिवार का खर्चा उठाने का हर महीने के लिए परेशानी, एक के बाद एक कर्जा का भूत उसके सिर पर चढ़ता चला जा रहा है। आप मुझे खुद बताइए, अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए। एक मैं बड़ा सीधा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, सपाट बात कहता हूँ। आप अपने मित्रों से सौगंध ला रहे पूछिएगा, 2014 के बाद तुम्हें कोई व्यक्ति ऐसा मिला जो खुश हो, जिसके चेहरे पे तनाव ना हो? पूछिएगा कि क्या तुम्हें मानसिक शांति मिलती है? ये जो तुम्हें हिंसा का पाठ दिन भर पढ़ाया जाता है, इससे तुम सुकून से सो पाते हो? कल शमी ने एक शानदार प्रदर्शन किया, क्रिकेट मैच जीते हम लोग। उसी शमी को कुछ दिन पहले मैंने देखा नफरती चिंटू उसके मजहब को लेके, उसके धर्म को लेके तरह तरह के बातें कर रहे थे। क्या इस देश में चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, लेखक हो, क्रिकेट का खिलाड़ी हो, अगर वो मुसलमान है तो क्या हर बार उसको अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? हर बार साबित करना पड़ेगा कि नहीं, मैं इस देश को प्यार करता हूं? इस देश का ऐसा रक्त रंजित माहौल कभी नहीं था। ये देश अपनी सभ्यता के लिए, अपनी हिंदू मुस्लिम वाली प्यार वाली एकता के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता था। पता नहीं कौन सी मानसिकता, कौन सी जहनियत को लेकर इस देश में माहौल ऐसा कर दिया गया। पूछिएगा अपने अड़ोस पड़ोस, अपने दोस्त से कि 2014 के बाद क्या तुम्हारे जीवन में कुछ सुधार आया? सिवाय मानसिक तनाव के क्या तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हुई? क्या तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए एक अच्छा कैरियर मिल पाया? क्या तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छी नौकरी की व्यवस्था हो पाई? अब वो पलट के अगर आपसे ये कहता है कि नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है, बच्चे को नौकरी नहीं चाहिए, हम महंगाई में हम 300 रुपए का पेट्रोल डीजल डाल लेंगे, लेकिन हमारा राम मंदिर तो बन रहा है, हमारे काशी का पुनरुद्धार तो हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि इनके दिमाग में जो गोबर और गोमूत्र का लेप हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है। आज मैं देख रहा था राज्यों के घोषणा पत्र में आ रहा है कि हम गोबर खरीदेंगे, हम गोमूत्र खरीदेंगे। हो सकता है मेरी भावनाएं किसी को, मेरी बात कहना किसी को बुरा लग रहा हो, बहुत सारे लोग गोबर और गोमूत्र को पसंद करते हैं, लेकिन आप सोचिए, हम अमेरिका, लंदन, जापान, दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोग जो देखते होंगे हमारे यहाँ, और देखते होंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक बड़े स्टेट का मैनिफेस्टो जारी कर रही है, उसमें लिख रही है हम गोबर खरीदेंगे, हम गोमूत्र खरीदेंगे। क्या विजन होगा? मैं उन लोगों को बिल्कुल मना नहीं कर रहा जो कोरोना टाइम में अपने यहाँ गोबर का लेप किया करते थे, गौमूत्र पिया करते थे, नारे लगाते थे इससे बीमारी दूर हो जाएगी। मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, उनका दिमाग में तो गोबर भर गया है, लेकिन वही गोबर अब आपके दिमाग में भरने की कोशिश की जा रही है। उसी गोबर को आपको दिमाग में भर भर के ये दिमाग आपका कुंद किया जा रहा है कि बच्चों की पढ़ाई की चिंता मत करो, किसानों से कहा जा रहा है छोड़ो किसानी।
तुम देखो मंदिर तो बन गया, मंदिरों का तो उद्धार हो गया। ये काम सरकारों के नहीं होते। मंदिर बनवाना है ना, तो सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने अपनी एक एक साल की तनख्वाह डोनेट करें मंदिर के लिए, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डोनेट करें। भोड़ों के बड़े बड़े घराने हैं, प्रधानमंत्री केयर फंड सरकारी नहीं है क्योंकि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसको पैसे दिए जाए। सरकार के टैक्स का पैसा मंदिर और मस्जिद में नहीं लगना चाहिए, एकदम नहीं लगना चाहिए। ये टैक्स हिंदू भी देता है, ये टैक्स मुसलमान भी देता है। इस टैक्स के लिए आप 25 लाख दिए नहीं जला सकते। हकीकत देखिए, जब आप दिए जलाते हैं अगले दिन लाइन लगाए होते हैं लोग, उनका बचा हुआ तेल ले जाते हैं घर पे। यह हकीकत है। आपका काम दिए जलाना नहीं है, आपका काम उन परेशान लोगों को, उन गरीब लोगों को, उन बिल्कुल बदहाल लोगों को जो एक छोटे से दिए के बचे हुए तेल को बटोरने में लगे रहते हैं, उनके जीवन को ऊपर ले जाना है। लेकिन नहीं कर पाती है सरकारें, नहीं कर पाई है सरकार। तभी प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, जो कहते हैं कि हमने दुनिया का नक्शा बदल दिया, हमारे एक फोन से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है। वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बटन दबाओ ऐसे जैसे फांसी हो जाए, मूर्खों का सरदार, और इस तरह की बातें। चुनाव में दर्जी की हत्या हुई थी, आपको वो याद है नहीं, तम सर से जुदा, ये सब बातें क्यों की जा रही चुनाव में? आपका तो 9 साल का विकास का मॉडल है। आपका तो ये मॉडल है कि आप देश को बहुत आगे ले गए, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले गए और आर्थिक विकास पे आप छलांग मार रहे हैं। तो उनकी बातें करो ना मंच पे, बताओ कि आपने देश को क्या किया। आप उन मंचों में बताओ कि रूस और यूक्रेन का युद्ध आपके कहने पर रुका, लेकिन आप बताओगे नहीं, क्योंकि तब पलट के आपसे पूछेंगे, प्रधानमंत्री जी एक छोटा सा 22 लाख की आबादी वाला राज्य है मणिपुर, उसका मां तक नहीं बोल पाए आप, आपकी हिम्मत नहीं पड़ी मणिपुर का मां बोलने में, क्योंकि आप वहां फ्लॉप हो गए, हिंसा रोकी नहीं, आप जा नहीं पाए। और यही कारण है ये 5 राज्यों में उनकी चुनाव साख दांव पे नहीं है, मैं कह रहा हूं 4 पे है, 5 में को तो जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। मिजोरम तो प्रधानमंत्री जी गए नहीं। आप सोचिए, आपके शरीर का एक हिस्सा कट रहा हो, आप चैन की नींद सो सकते हैं? एक राज्य महीनों से जल रहा है, वहां हिंसा हो रही है, हमारे देश का प्रधानमंत्री वहां जाए भी ना, वहां बात भी नहीं करे। राहुल गांधी कैसे चले गए मणिपुर में? उनमें कौन सी ताकत आ गई थी, वो कैसे चले गए? वो जा सकते हैं तो प्रधानमंत्री तो 1000 गुना सिक्योरिटी में रहते हैं, वो क्यों नहीं जा सकते? और आप क्यों नहीं सवाल कर सकते? आप जब सवाल करेंगे तो आपसे कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये बातें मत करो, देख लीजिए अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आप ये बातें ना करें, आप बच्चे की बात ना करें, आप अपनी महंगाई की बात ना करें, तो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आप ही इसका इलाज कर सकते हैं, आप ही इस बात का इलाज भी है और समस्या भी है। अपने दिमाग को थोड़ा खुला बनाइए कि देखिए देश तरक्की तब करेगा जब हर जाति के, हर मजहब के लोग एकजुट होकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की जो हताशा है, जो बौखलाहट है, वो जायज और होनी भी चाहिए। अगर आप जनता को इतना मूर्ख बनाएंगे तो ये हताशा, ये बौखलाहट प्रधानमंत्री जी आपके चेहरे पे आनी भी चाहिए, जो आ रही है। नतीजा क्या होगा 30 दिसंबर को हम देखेंगे। लेकिन दुख की बात है, हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह की शब्दों की मर्यादा लांघनी नहीं चाहिए। इस तरह नैतिकता का पाठ लोगों को पढ़ाते पढ़ाते खुद अनैतिक हो जाए, ये मुझे तो कम से कम शोभा नहीं देता। और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब से जरूर मांग करूंगा कि अगर इन चुनावों में चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा है, प्रधानमंत्री क्या वास्तव में अगर चुनाव आयोग के निर्देशों का धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कम से कम ये देश आपसे पहल की उम्मीद करता है। आप देखेंगे और आप इन चुनावों को जरूर पूछेंगे या फिर रोकेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्यार बनाए रखिएगा। हमारे राज्यों के भी चैनल हैं, 4PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उनको भी ज्वाइन करिएगा। मेरे को अपना सपोर्ट दीजिएगा, कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।